वो कहता है स्टेट टू वेज दैट इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग। देखो बच्चों, आपको ये बात बताई गई थी कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में बेसिकली क्या फर्क है। तो थर्मल फिजिक्स में यू वर टोल्ड कि इफ वी टॉक अबाउट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, तो देखिए इवेपोरेशन में बेसिकली जो दो मेन बातें होती हैं, और जो बॉइलिंग, या जिसको अच्छा बॉइलिंग को याद है आप वेपराइजेशन का टाइटल भी देते थे, यूज्ड टू कॉल इट वेपराइजेशन आल्सो। बट इवेपोरेशन याद रखें, इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। पहला फर्क इन दोनों में ये है कि ये सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होता है, जबकि बॉइलिंग में व्हाट विल हैपन, बॉइलिंग में ये होगा कि जो पहले आप इधर से इसको हीट देंगे, तो वो हीट पहले कन्वेक्शन के थ्रू पूरे लिक्विड में फैलेगी, टेम्परेचर राइज करेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, तब जाके बॉइलिंग विल टेक प्लेस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, टू वेज उसने कहा ना इन विच दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो पहला डिफरेंस इसमें यह होगा कि इवेपोरेशन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। अब थोड़ा सा बस राइटिंग साइज आपने डिसेंट रखना है ताकि समझ भी आए लिखाई, और क्लियर भी, फिट इन भी हो जाए इसमें स्पेस में। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस, ठीक है, ओनली एट द सरफेस, जबकि बॉइलिंग कहाँ होती है, बॉइलिंग हैपन्स थ्रू आउट द लिक्विड। तो आपने देखा जब पानी उबल रहा होता है तो वो पूरा अंदर बाहर नीचे बेस से टॉप तक सारा पानी उबलता है, तो ये थ्रू आउट द लिक्विड इस तरह हीट फैलेगी, ठीक है, बॉयल होगा। दूसरा फर्क मैंने इसमें आपको ये बताया था कि इवेपोरेशन जो है ये एट सराउंडिंग टेम्परेचर, कोई भी सराउंडिंग टेम्परेचर हो, थोड़ी ज्यादा इवेपोरेशन होती है, बट बॉइलिंग हमेशा होता है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर which is the boiling point which is the boiling point of the liquid। तो अब आपने इन बातों को जहन में रखकर चलना है। तो सी, इसमें व्हाट डू वी डू, दूसरा फर्क आप इसमें लिखेंगे कि इवेपोरेशन जो है इट टेक्स प्लेस, evaporation happens at any temperature, evaporation happens at any temperature, लेकिन जो boiling है happens at any temperature, but the boiling takes place at the boiling takes place at boiling point या specific temperature। तो ये हमेशा एक बॉइलिंग पॉइंट या स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अकर होगा। तो लेट्स सी इसने क्या कहा है हमें, जरा इनकी फ्रेजिंग से हम भी सीखते जाएंगे। तो देखिए हम लोग भी इसी तरह यूज टू हुए, सीख सीख के इस तरह पता लगता रहता बंदे को कि आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। तो वो कह रहा है कि इवेपोरेशन एट द सर्फेस। अब देखो इसने अगेन उसने कहा कि इवेपोरेशन की ब्रैकेट में ओनली एट द सर्फेस, तो ये ब्रीफली लिखा जा सकता था, बिकॉज अगर लफ्जों पे, सीक्वेंस पे गौर करो ना, उसने कहा टू वेज दैट इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग। तो आप जो पहली बात करोगे वो इवेपोरेशन के लिए होगी, और दूसरी बात बॉइलिंग के लिए। तो आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे कि ओनली एट द सरफेस एंड बॉइलिंग हैपेंस थ्रू आउट द लिक्विड। तो बहरहाल चलो आप पूरा वर्ड्स लिख लो कि इवेपोरेशन ओनली एट द सरफेस है, बॉइलिंग हैपेंस थ्रू आउट द लिक्विड है। फिर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर एंड बॉइलिंग जो है टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक स्लैश बॉइलिंग पॉइंट। मैंने ये बात इसकी लिख दी है साथ। तो आइदर वे बोथ दीज पॉइंट्स आर करेक्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने अब इनकी जो आंसरिंग है मार्क स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सी इट सेज कि फिगर 4.1 shows part of a container used to store mixture of liquid and gaseous oxygen। कहता है फिगर 4.1 shows part of a container used to store a mixture of liquid and gaseous oxygen। अब इधर देखो आपके पास, इधर इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और गैसियस ऑक्सीजन भी जाहिर है इसमें इस कंटेनर में पड़ा हुआ। अब वो कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन इज -160 डिग्री सेल्सियस। तो अब अंदर जो इसका टेम्परेचर है इस लिक्विड ऑक्सीजन का, और आपके पास ये जो गैसियस ऑक्सीजन है,
ठीक है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है -160 डिग्री सेल्सियस, तो इट्स क्वाइट अ कोल्ड टेम्परेचर। अब वो कहता है डिटरमिन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन इन डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बच्चों एक फॉर्मूला बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस की आंसर्स को इनटू केल्विन। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन की वैल्यू में से माइनस कर दें 273 डिग्री, तो आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिल जाती है। याद है थर्मल फिजिक्स में हमने इसकी कन्वर्जन सीखी थी। तो आपने अब ये जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है -160, इसमें से हमने बताना ना केल्विन्स में ये कितनी है, तो के को फाइंड कर लेते हैं। तो ये -273 इधर जाएगा, तो -160 प्लस 273 इक्वल टू केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको यूं करूं यहां से, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्विक सा रिकॉल दे दूं आपको मैं। कहता है स्टेट टू वेज इन विच इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन आपने पढ़ा था, याद है कि ये तो एक तो इट अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और बॉइलिंग में क्या होता है कि हीट जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड, बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड होती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इवेपोरेशन तो किसी भी सराउंडिंग टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग जो है इट टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो जो दो वेज जिसमें इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग इज कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस, जबकि बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। इवेपोरेशन हैपेंस एट एनी टेम्परेचर, जबकि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट और फिक्स टेम्परेचर। बी पार्ट में इट सेज कि फिगर 4.1 shows part of a container used to store a mixture of liquid and gaseous oxygen। देखिए इस कंटेनर में ना आपको कुछ ऑक्सीजन ऐसे लिक्विड दिया हुआ है और कुछ ऐसे इधर जाहिर है गैस वेपर्स होंगे, और ये उसने स्टील वॉल्स ऑफ द कंटेनर दिए हुए हैं कि देखिए ये उस कंटेनर की दो डबल लेयर्ड स्टील वॉल्स हैं जिसके अंदर देयर इज वैक्यूम। ठीक, तो ये वही जो थर्मस फ्लास्क वाला टॉपिक आपने पढ़ा था उसी का एक कनेक्टिंग एक सवाल सा है। वो कहता है द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन इज -160 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है इसमें -160 डिग्री पे ये ऑक्सीजन पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं डिटरमिन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन इन केल्विन। तो लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर केल्विन में आपने बताना है। तो हम इस चीज को जब करते हैं तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के -273। तो देखिए डिग्री सेल्सियस हमें वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है, तो डिग्री सेल्सियस में दिस वैल्यू इज गिवन -160 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन जो है -273 है। तो इधर से अगर हम केल्विन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आएगा -160 प्लस 273, तो ये आपके पास केल्विन आ जाएगा। तो दिस केल्विन विल बी -160 प्लस 273। तो देखिए ये आ रहा है -160 प्लस 273, तो दिस विल बी 113 केल्विन। तो अब आप देखो कि टेम्परेचर आपके पास इधर आ रहा है 113, और ये आपके पास इधर केल्विन के इस तरह से आ जाए। तो खैर ये एक फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के -273। अब देखिए इसके जो पार्ट 2 में वो कहता है कि द कंटेनर इज मेड ऑफ स्टील एंड देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कहता है द आउटर वॉल ऑफ द कंटेनर इज एट रूम टेम्परेचर। तो देखो बच्चों आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस कंटेनर, वो कह रहे हैं कि ये कंटेनर स्टील का बना हुआ है और उस देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल्स। तो अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजन में देखें तो देखिए ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है, और इन इनर और आउटर वॉल्स के दरमियान यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब याद रखिए कि इसका मतलब होता है कि देयर इज नो मीडियम, कोई इसमें सॉलिड लिक्विड या गैसियस मीडियम बीच में नहीं लगा हो। ठीक है, तो अब सवाल इसका ये था कि स्टेट टू थर्मल मेथड्स, स्टेट टू मेथड्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर दैट अ वैक्यूम प्रिवेंट्स, प्रोमोट्स नहीं, प्रिवेंट्स कह रहे। तो आप लोगों को ये बात पता है कि देखिए जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर के मेथड्स हैं बच्चों, वैसे तो आप जानते हो कि देर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। तो ये हमने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का या ट्रांसफर ऑफ हीट का एक चैप्टर पढ़ा था कि 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट
फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक इसमें कंडक्शन था, रिमेंबर, वन वाज कंडक्शन, नंबर टू वाज कन्वेक्शन, एंड नंबर थ्री, थर्ड तरीका वाज रेडिएशन। तो हमने एक बात ये पढ़ी थी कि कंडक्शन तो इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। कंडक्शन के बारे में वी स्टडीड दैट इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स ओनली इन फैक्ट। एंड कन्वेक्शन जो है दैट टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये दोनों फ्लूइड्स में होती है, लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों में कन्वेक्शन होती है। तो लिक्विड्स और गैसेस को मिला के ना फ्लूइड्स भी कहते हैं। फ्लूइड्स इज एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लो तो करते हैं। और रेडिएशन जो है, रेडिएशन के लिए याद है इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, यानी रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम एज वेल। तो ये बात आपने इसमें सीखी थी कि ये वैक्यूम में भी अकर हो सकती है, ठीक। अब एक चीज याद रखिए बच्चों के, इधर उसने ये पूछा है, सी इट सेज कि दो मेथड्स बताइए थर्मल एनर्जी ट्रांसफर के जो वैक्यूम की वजह से प्रिवेंट होते हो। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन, क्या यही दो तरीके नहीं होने चाहिए विच शुड बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्यूम? क्योंकि वैक्यूम में रेडिएशन का प्रोसेस तो फिर भी थोड़ा बहुत अकर होगा, बट उसने कहा जो प्रिवेंट होते हैं वो दो बताइए। तो इसमें एक हम लिखेंगे कंडक्शन और एक कन्वेक्शन, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए यू नीड अ सर्टेन मीडियम। देखिए, कंडक्शन के लिए यू नीड अ सॉलिड मीडियम, कन्वेक्शन के लिए यू नीड अ लिक्विड और अ गैसियस मीडियम, अदरवाइज कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस और कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। तो ये जो स्टील वॉल है, जैसे थर्मस फ्लास्क आपको पढ़ाया था कि ये जो वैक्यूम अंदर इसके स्टैब्लिश हुआ है, इस वैक्यूम का मतलब है कोई मीडियम नहीं है। तो ये जो जितनी भी हीट अंदर आनी है, क्योंकि देखो ना इस वक्त तो ये कोल्डर बॉडी है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस भी हो तो ये हॉटर बॉडी है। तो हीट हमेशा हॉटर बॉडी से पेनेट्रेट करना चाहेगी टू इनसाइड, बट बीच में जब वैक्यूम होगा तो कम से कम कंडक्शन और कन्वेक्शन तो अब नहीं होगी। तो रेडिएशन से कोई थोड़ी बहुत हीट अंदर आए तो आए, वरना दो प्रोसेस तो प्रिवेंट ये इस तरह से हो रहे हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखिए फ्रॉम द बैक देखें अब, तो वी कैन फिगर आउट कि जी इसमें एक तो हमारा जो टेम्परेचर पिछला पार्ट का आंसर आ रहा था दैट वाज 113 केल्विन, और 4 का पार्ट B2 में कहता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये दो पार्टिकल्स जो हैं ये आपके प्रिवेंट होते हैं फ्रॉम वैक्यूम। अच्छा बच्चों, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, नाउ वॉच, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स कि फिगर 5.1 shows an electric heater used to heat a room। अब देखो बच्चों, एक बात याद रखो कि फिगर 5.1 में वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि यूज किया जा रहा है टू हीट द रूम, ठीक है। तो यू सीन द इलेक्ट्रिक हीटर का बॉडी। वो कहता है द डायमेंशंस ऑफ द रूम आर 4.5 मीटर्स इंटू 6.1 मीटर्स इंटू 2.4 मीटर्स। आपको याद है ना कि ये लेंथ ऑफ द रूम है, ये ब्रेड्थ ऑफ द रूम है, और ये हाइट ऑफ द रूम है। डायमेंशंस का मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, ठीक है। अब देखिए, कमरे की जो लेंथ है दैट इज 4.5 मीटर्स, उसकी जो ब्रेड्थ है या विड्थ है दैट इज 6.1 मीटर्स, और उसकी जो हाइट है दैट इज 2.4 मीटर्स। अब वो कहता है कि द डेंसिटी ऑफ द एयर इज, देखिए उसमें एयर की जो डेंसिटी है दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द एयर जो है दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। मुझे ये बताइए कि देखो आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी तीनों SI यूनिट्स में दिए हुए हैं, और डेंसिटी भी kg पर मीटर क्यूब यानी SI यूनिट्स में दी हुई है। अब वो कहता है शो दैट द मास ऑफ द एयर इन द रूम इज 79 kilograms। मास ऑफ द एयर इन द रूम इज 79 kilograms। अच्छा, अब देखिए कि 79 किलो हमने शो करना है। याद है शो दैट का मतलब क्या बताया था कि जो बात शो करने को बोले वो आप फाइंड कर लें, वही चीज निकल आएगी। तो वो कह रहा है शो दैट द मास ऑफ द एयर,
इज 79 kg, तो हम मास को ही फाइंड कर लेंगे। अब जरा बताना कि इस सवाल में मास ढूंढना है। देखिए, आपके पास रूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मौजूद होना इस इनडायरेक्ट इंडिकेटर के आपके पास उस कमरे में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, क्या ये आप ढूंढ नहीं सकते? फिर वॉल्यूम इनके थ्रू आ जाएगा, डेंसिटी गिवन है और मास। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम किस फॉर्मूला से रिलेटेड है? इट इज रो इक्वल एम अपॉन वी। जरा ऑनेस्टली बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ न्यूमेरिकल यू मेक अ प्लान इन योर माइंड कि पहले क्या करना है? डेटा लिखकर क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, पहले एक दिमाग में ना क्विक सा प्लान बनाओ, तो जाहिर एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगी। हर चीज को हमेशा, इवन जो थ्योरेटिकल आंसर्स लिखते हो ना, तो वो अपने दिमाग में पहले उसका एक क्विक सा लेआउट बनाओ और फिर उसको डिटेल में लिखो। तो अब मुझे एक बात बताइए, इस सवाल के पहले स्टेप वन में, सी व्हाट वी आर गोना डू इज, कि स्टेप वन में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप वन में इसके सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम तलाश करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द रूम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द रूम हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि वॉल्यूम ऑफ एयर, चूंकि गैस है ना, तो गैस तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूम ही अपना शक्ल बना लेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5। तो देखिए, अब ये वॉल्यूम आ रहा है 4.5 इंटू 6.1 इंटू 2.4, तो ये आंसर आ रहा है 65.88। ठीक है, अब 65.88 जो है, ये सपोज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं स्टेप टू में हम क्या करने वाले? देखिए, स्टेप टू में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमारे पास 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, मास हमने फाइंड करना है ओवर वॉल्यूम 65.88 है। तो अब मास कितना निकल आएगा? 1.2 इंटू 65.88, विच इज गोइंग टू बी, तो अब देखिए ये 1.2 इंटू मास होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 79.0। कितना आंसर आ रहा है? ये 79.056। सी, इट इज 79.056। अब मुझे बताइए कि आपका इसमें लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट तक छापेंगे। फाइनल आंसर है 79.0 kg, जो कि अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ होकर क्या ये 79 किलोग्राम्स ही नहीं बन जाएगा? तो ये हमने मास ऑफ द एयर को शो कर दिया। ठीक हो गया? तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास अब ये मास 79 kg शो हो गया, बच्चों ऑनेस्टली बताओ, अब राउंडिंग रूल मसला तो नहीं करेगा? क्यों जी? चलिए, अब आ जाओ जरा सेकंड पार्ट पे। तो देखो, हमें इस कमरे में मास ऑफ द एयर पता लग गया। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, देखिए इसमें अब अगर ये जवाब अगले किसी आंसर में यूज होगा, तो याद है हम क्या करेंगे? अच्छा, फिजिक्स में ना आप अनराउंडेड वाला भी आगे इस्तेमाल कर सकते हो और राउंडेड वाला भी यूज कर सकते हो। दोनों तरह जवाब ठीक आ जाएगा, सही मान लेगा। लेकिन चलो हम इस तरह, तो कोई सा भी ये अनराउंडेड कर लो, राउंडेड पुट कर दो, फिजिक्स में अलाउड है। अब आगे कहता है द पावर ऑफ द हीटर इज 1100 वॉट्स। अब देखिए, आपको कमरे में जो मास ऑफ द एयर था वो 79.0 kg ये आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी जो हीटर है, उस हीटर की पावर 1100 वॉट्स है। हीटर की पावर इज 1100 वॉट्स। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि पावर ऑफ द हीटर की वैल्यू 1100 वॉट्स से क्या मुराद है? टेल मी, व्हाट डज द 1100 वॉट इन दिस केस मीन? 1100 वॉट का क्या मतलब होगा? 1100 वॉट याद है हम कहते हैं जूल्स पर सेकंड को।
यस, इसका मतलब है ये हीटर 1100 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी थ्रो कर रहा है इन एवरी 1 सेकेंड। हीटर की पावर 1100 होने का मतलब है कि द हीटर इज गिविंग 1100 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। हीटर जो है वो 1100 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इन एवरी 1 सेकेंड ये दे रहा है। तो हीटर 1100 जूल्स इन एवरी 1 सेकेंड दे रहा है। तो द पावर ऑफ द हीटर इज 1100 वॉट्स। कहता है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एयर इज 1000 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बच्चों सबको याद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एयर की, कहता है 1000 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस है। डू यू ऑल रिमेंबर? बिल्कुल सही। डू यू ऑल रिमेंबर कि इस वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हमने पढ़ा था ना कि देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है इट इज द एनर्जी, it is the energy needed to raise the temperature, it is the energy needed to raise the temperature of 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक का लफ्ज हो तो 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। देखो ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि इट इज द एनर्जी नीडेड टू चेंज, टू रेज, रेज के बजाय हम चेंज भी कह सकते हैं, to change the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। समझ आई? तो यूनिट मास 1 kg को ही कहते। तो इसका मतलब है कि अगर एयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को याद है स्मॉल सी से डिनोट करते थे ना। अगर एयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है 1000 जूल्स पर केजी, तो इस बात का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अगर देखिए इस एयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ एयर लेते तो हीट करते, तो इस 1 kg एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करवाना है, तो 1 kg एयर को 1100 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यस, सॉरी 1100 बार बार मैं कह रहा हूं 1000। इसका मतलब है, ये मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू का मतलब समझा रहा हूं कि देखिए अगर 1 kg ऑफ एयर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका राइज करवाना है, तो फिर इस एयर को कितने जूल्स ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? 1000 जूल्स। तो एवरी 1 किलोग्राम ऑफ एयर absorbs 1000 joules of heat energy to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब है इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू का। तो उसको सी से डिनोट करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1000 जूल्स पर केजी एंड डिग्री सेल्सियस, ऐसे इकट्ठा लिखा। अब वो कहता है कैलकुलेट द टाइम टेकन। अब हमने ढूंढना है, कैलकुलेट करना है टाइम टेकन to increase the temperature of the air. You have to calculate the time taken to increase the temperature of the air in the room from 16 to 20 degrees Celsius. तो टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रूम फ्रॉम 16 टू 20 डिग्री सेल्सियस का, देखिए इनिशियल टेम्परेचर इसमें कितना था? फ्रॉम 16 टू 20, इनिशियल टेम्परेचर θ1 was 16.0 डिग्री सेल्सियस and θ2 फाइनल टेम्परेचर वाज 20.0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? चेंज इन टेम्परेचर याद है θ2 माइनस θ1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या ये 20 माइनस 16 यानी के
देखिए ये 20.0 माइनस 16.0, तो डेल्टा थीटा 4.0 डिग्री सेल्सियस नहीं आ गया? क्या ख्याल? ये डेटा अभी तक मैं लिख रहा हूं कि देखिए उसने कहा हीटर की पावर 1100 वॉट्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर इतनी है। कैलकुलेट हमने टाइम टेकन करना है क्या करने के लिए? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रूम फ्रॉम 16 टू 20। तो इनिशियल टेम्परेचर 16 है, फाइनल 20 है, और डेल्टा थीटा आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस ये निकल आएगा। तो मुझे ये बताओ कि अब डेल्टा थीटा अगर 4 आ रहा है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेप 1 में व्हाट आर यू गोइंग टू डू? स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये बताइए, स्टेप 1 में आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए आपको अब ये समझना है कि हीटर की पावर दी हुई है। अब देखो ये पूरा मैकेनिज्म जरा समझो, जरा इधर देखना, मैं आपको इस न्यूमेरिकल का पूरा एक लॉजिकल सेंस बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखिए फर्ज करें ये पूरा बिगर स्क्वायर ना वो रूम है, ठीक है? वो रूम है जिसमें 79 केजी ऑफ एयर पड़ा हुआ है। देखो बात समझना आप जरा, वैसे तो ठीक है, आई नो व्हाट यूर सेइंग, प्रोसेस स्टेप्स पता है आपको, लेकिन इसकी लॉजिक भी समझो। देखो इस तरह के सवालों में ना जहां बहुत सारा डाटा अवेलेबल हो, तो फिर उसकी एक पिक्चर सिचुएशन कर लिया करो कि देखिए इस कमरे में देयर इज 79 किलोग्राम्स ऑफ एयर प्रेजेंट। अच्छा अब अगर इसमें 79 किलोग्राम्स ऑफ एयर है, ठीक है, इस पूरे कमरे में, तो ये हीटर हीट एनर्जी रिलीज करके इस कमरे की हवा को हीट अप कर रहा है कि नहीं? याद है, ये हीटर हीट थ्रो करके कमरे की हवा को हीट अप कर रहा है। तो हीटर से जो हीट निकल रही है वो ये गैस पार्टिकल्स यानी एयर पार्टिकल्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे और उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक, अब हो ये रहा है कि हीटर की पावर कितनी है? हीटर की पावर 1100 वॉट्स है, यानी हीटर पर सेकंड, हीटर जो है एक सेकंड में कितनी एनर्जी बाहर थ्रो कर रहा है। मैं आपको इस सारे डेटा का ना जरा मतलब बता रहा हूं। 1100 वॉट्स का मतलब है कि द हीटर इज थ्रोइंग आउट 1100 जूल्स, इट इज रिलीजिंग 1100 जूल्स ऑफ हीट पर सेकेंड टू द एयर अराउंड इट। देखो कुछ बात समझ लग रही है? तो वो हीट एनर्जी जो पर सेकेंड उसे मिल रही है वो ये एयर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे और पूरे कमरे की जो हवा है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मुझे पहले ये बताओ कि 79 किलोग्राम्स ऑफ एयर को, अब देखो मैं पूरी लॉजिक समझा रहा हूं, आप इस पूरी कमरे में 79 केजी ऑफ एयर को कितनी टोटल हीट एनर्जी चाहिए टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेल्सियस का राइज लाना है ना हमने इसमें। तो इस 79 केजी ऑफ एयर को 4 डिग्री का राइज देने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? पहले तो ये ना ढूंढ लें हम, क्या ख्याल? समझ आई लॉजिक अब? बिल्कुल। तो अब स्टेप 1 में पहले ये देखो कि यार टोटल एनर्जी नीडेड कितनी है। एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 79.0 kg ऑफ एयर, तो वो एनर्जी कितनी आएगी? वो एनर्जी आएगी बाय विच फॉर्मूला? देखिए मैं आपको जरा लॉजिकली समझा रहा हूं। तो E इज इक्वल टू mass of the air into the specific heat capacity into the delta theta, याद है? तो एनर्जी कितनी चाहिए? मास 79.0, सी की वैल्यू 1000, डेल्टा थीटा 4.0। तो ये कितना आता है? एग्जैक्ट जवाब एग्जैक्टली लिखना, 79.0 इंटू 1000 इंटू 4.0, तो ये 316,000 जूल्स ये आया। देखो अब समझो, ये 316,000 जूल्स एनर्जी चाहिए
इस 79 kg ऑफ एयर को अपना टेम्परेचर अपग्रेड करने के लिए बाय 4 डिग्री सेल्सियस। जरा ईमानदारी से बताओ, ये बिल्कुल सही समझ आ रही है कि देखिए उस पूरे रूम में ये हीटर पड़ा हुआ है छोटा सा, उस पूरे रूम में जो 79 kg एयर थी। अब लॉजिक मिलाओ ना, देखो मैं मकसद समझा रहा हूं, सवाल तो हर दफा नया होगा, ठीक है जी। कि ये 79 kg ऑफ एयर जो है, नहीं नहीं अहमद इसी तरह करना, ये 79 kg ऑफ एयर जो है, इस 79 kg ऑफ एयर को हमने 4 डिग्री सेल्सियस राइज देना है, तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, वो हमें मिल गई E is equal to mc delta theta से, where m is the mass, c is the specific heat capacity of air, delta theta was 4 डिग्री। क्योंकि देखो ना, टेम्परेचर 16 से 20 पे लाने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस का आपको राइज देना। तो फिर इस एयर को टोटल, जो कमरे में एयर थी, इट नीड्स 316,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा बताना, ये 316,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इस एयर को दे कौन रहा है, जरा जवाब देना। इस रूम के अंदर इस 79 kg एयर को 4 डिग्री सेल्सियस राइज देने के लिए, इसका टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ाने के लिए टोटल 316,000 जूल्स रिक्वायर्ड है ना। तो ये एनर्जी इन एयर पार्टिकल्स को, बच्चों क्या ये हीटर ही नहीं दे रहा? क्या ये हीटर ही नहीं दे रहा? ये हीटर ही वो हीट एनर्जी दे रहा है, ठीक। तो वो हमसे पूछ रहा है बताओ फिर ऐसा करने में टाइम कितना लगा। तो स्टेप 2 में आप जरा गौर करो, पावर ऑफ द हीटर इज एनर्जी ओवर टाइम, पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, ये स्टेप 2 की ना मैं आपको फर्स्ट अप्रोच जो एग्जाम के लिए यही करना, क्योंकि जहां फॉर्मूला हो वहां यूनिटरी मैंने कहा था अवॉइड करना, लेकिन ये फॉर्मूले यूनिटरी से ही मोस्टली बनता है ना। तो अब हीटर की पावर 1100 है। देखो अब ये लॉजिक समझ के करोगे ना तो आइंदा भी दिमाग चलेगा, फिर कॉन्सेप्ट ठीक करो, सवाल तो खुद ही हो जाना है। अब हीटर की पावर 1100 वॉट्स थी ना, इसका मतलब था कि ये हीटर 1100 जूल्स पर सेकेंड थ्रो करता है। तो फिर इतना हीट एनर्जी हीटर ने ही थ्रो किया ना 316,000 एयर को, तो वो एनर्जी कितनी देर में थ्रो की होगी? तो वैसे फॉर्मूला से तो 1100 पावर की जगह आ जाएगा, और एनर्जी जो हीटर ने उस 79 kg एयर को हीट अप करने के लिए थ्रो की, दैट वाज 316,000 जूल्स अपॉन टाइम को टी लगा देते हैं। देखिए पावर इज इन एसआई यूनिट्स, एनर्जी इज इन एसआई यूनिट्स, तो नाउ कैन वी फाइंड टाइम। तो टी इंटू 1100 इक्वल टू 316,000, तो टाइम आएगा 316,000 अपॉन 1100, तो टाइम कितना बनता है? ये आ रहा है 287। अच्छा, अब चूंकि ये फाइनल आंसर है तो मुझे एक बात बताओ जरा कि हर वैल्यू लोएस्ट कितनी है? देखिए लोएस्ट वैल्यू इज हाउ मच, ना ना, लोएस्ट डेल्टा थीटा लोएस्ट है ना 4.0, या मास भी देखो तो डेल्टा थीटा लोएस्ट वैल्यू है। तो आप इसे, यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर देंगे हम, फाइनल आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे, तो विल कॉपी अप टू 3। तो ये 287 पॉइंट समथिंग बन रहा है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर है। तो टाइम वुड बी 287 सेकेंड्स, जो अब राउंड होंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो ये कितना आ जाएंगे? क्या ये 290 सेकेंड्स नहीं हो जाएंगे? देखो लोएस्ट वैल्यू इस डेल्टा थीटा की है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो लोएस्ट को आप रेफरेंस बना के कॉपी 3 तक करो, और फाइनली टू सिग्निफिकेंट तक राउंड करो। इसका मतलब है कि हीटर को 290 सेकेंड्स लगे। रिमेंबर, आपको यूनिट्स नहीं गिवन, तो यूनिट्स यहां पे लिखना मस्ट है, एस ओनली या SEC डॉट, एक ही बात। तो 290 सेकेंड्स लगे हीटर को इस कमरे को हीट अप करने के लिए। जी जी, वो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा, उसमें से आधा चैप्टर ऑफ कोर्स से निकल चुका है, वो मैं
दो तीन छोटे से टॉपिक्स हैं, डायफ्रैक्शन, मोमेंट्स और वेक्टर डायग्राम। ये थोड़ा सा काम है, मैं कराऊंगा कल परसों। फिलहाल सर ये पेपर करके एक दफा फुल थॉरो कोर्स रिकॉल करते हैं। इस पेपर में वो बातें नहीं आई, ठीक है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, वो उसको करेंगे छोड़ो काम फिलहाल। अब ये देखिए, अच्छा जी, इसी तरह इस स्टेप 2 की सेकंड अप्रोच, इस स्टेप 2 की सेकंड अप्रोच वो क्या है? कैन यू टेल मी कि इस स्टेप 2 की सेकंड अप्रोच क्या हो सकती थी? देखें, वैसे करना मत, एग्जाम में तो बेस्ट था कि जहां फॉर्मूला बताया हो वहां यही लगा, लेकिन आप गौर करो, इसकी सेकंड अप्रोच ये भी तो हो सकती थी कि देखिए, द हीटर हैज अ पावर ऑफ 1100 वॉट्स, यानी 1100 जूल्स पर सेकंड, राइट? दैट मींस द हीटर इज गिविंग आउट 1100 जूल्स इन 1 सेकंड। तो फिर इतनी हीट एनर्जी हीटर ने कितनी देर में दी होगी? बिल्कुल सही है। तो आप करते 1100 जूल्स अगर हीटर रिलीजेस इन 1 सेकेंड, तो 79 केजी ऑफ एयर को 4 डिग्री राइज देने के लिए इतनी हीट एनर्जी जो चाहिए थी, ये उस हीटर ने ही प्रोवाइड की ना एयर को, जिससे वो हीटर एयर गर्म हुई 4 डिग्री। तो अगर 1100 जूल्स इज बीइंग थ्रोन इन 1 सेकेंड, तो ये जो टोटल एनर्जी हीटर को थ्रो करनी पड़ी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 79 केजी बाय 4 डिग्री, ये सारी हीट एनर्जी देने में कितनी देर लगी होगी? एक्स क्रॉस ओवर करेंगे तो ये आएगा 1100 इंटू एक्स इक्वल टू 316,000। तो एक्स वुड बी 316,000 अपॉन 1100, तो ये दो जीरो से कट गए, तो एक्स आपके पास 287, तब भी 3 सिग्निफिकेंट तक यही आता है, राउंड अप टू 2, तो ये 290 सेकेंड्स ही बने। देखिए, ये दूसरी अप्रोच भी करेक्ट है, बट जहां पे फॉर्मूला दिया हो वहां आपको बताया गया था कि फिर आपने फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? क्यों जी? तो इफ यू लुक बैक एट द आंसर, तो देखिए, ये पिछले पार्ट का तो खैर चलो सिर्फ मैं फिर मिस कर गया था वो। ये तो पिछले पार्ट का ना, हमने जब मास ऑफ द एयर निकाला तो वो 79 केजी। अब देखो ना, फाइनल आंसर उसने यही दिया हुआ है, तो आप इसको ये ब्रैकेट में देखो 79 केजी, और इवन देखो उसने फुल आंसर को भी माना हो, लेकिन आप अब रूल्स समझ चुके हो, उसी तरह चलें, बस एग्जैक्ट को एग्जैक्ट लिखें, और बाकी जहाँ पे लंबे चौड़े डेसिमल आंसर्स हों वहां पे लीस्ट सिग्निफिकेंट जितने डेटा में दिए हुए हैं उसको रेफरेंस बना के उससे एक ज्यादा अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट कॉपी करें, और फिर उतना ही जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उस हद तक राउंड कर लें। बस अब ये फाइनल, फुल एंड फाइनल आंसर है, और अगले पार्ट में आप राउंडेड आंसर को ही यूज कर सकते हैं और अनराउंडेड को भी कर सकते हैं, जवाब सेम ही आएगा। तो देखिए, अब ये इस पार्ट का खैर ये 290 सेकंड्स टाइम है हमारा फाइनली, 290 सेकंड्स। तो अब इसमें पहले इक्वल टू एमसी डेल्टा थीटा से हमने वही वैल्यू एनर्जी इन द एयर 316,000 निकाली, और फिर पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम लगाया, और फिर यहाँ से आपके पास ये पूरे का पूरा टाइम एंड पे 290 सेकंड्स ये आ गया। इधर वो जवाब पहले लिख रहा है और फिर इसका प्रोसीजर बता रहा है, ठीक है। अब मार्क स्कीम्स को सही तरह से समझ लेते हो ना? जरा एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि दिस हीटर न्यूमेरिकली देखो, ये 290 सेकंड्स में कमरे को 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज दे रहा है इस 79 केजी ऑफ एयर को 290 सेकंड्स में। लेकिन वैसे मेरा आपसे एक सवाल है कि देखिए, ये बात अक्सर वो पूछ लेते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, देखते हैं इसने इधर भी किया हुआ है कि नहीं। अब इस सवाल को देखो थर्ड पार्ट में, वैसे मेरी यहाँ नजर पड़ी तो एक बात आपने अब इसमें देखनी है। ये देखो, देखिए वो कहता है सजेस्ट वन रीजन, कितनी रीजंस? सजेस्ट वन रीजन व्हाई द टाइम कैलकुलेटेड इन ए पार्ट 2, suggest one reason why the time calculated in A part 2 is the minimum time needed to increase the temperature of the air in the room
फ्रॉम 16 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। जरा मुझे आंसर करिए। पहले तो देखो इस सवाल को आपने इसकी अंग्रेजी समझनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। देखिए आपका जो टाइम निकला प्रीवियस पार्ट में, दैट वाज 290 सेकेंड्स। कहता है सजेस्ट करो एक वजह, वन रीजन, कि क्यों द टाइम कैलकुलेटेड, ये जो टाइम आपने कैलकुलेट किया है ये मिनिमम टाइम नीडेड है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर फ्रॉम 16 टू 20। तो मेरा आपसे सवाल है, वो ये पूछ रहा है कि देखो ये जो आपका टाइम निकला है, ये कहता है कि ये मिनिमम टाइम क्यों है, कम से कम टाइम क्यों है। तो जवाब ये है, ध्यान दो, ये मिनिमम टाइम क्यों है। देखो रियलिटी में, वैसे बताना, रियलिटी में क्या असल में भी इतना ही टाइम लगेगा या इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा? बोलो। रियलिटी में तो कमरे को 4 डिग्री का राइज देने के लिए इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? ये तो थ्योरेटिकली आप अज्यूम कर रहे हो ना। तो मुझे एक बात बताओ यार, क्या उस रूम में जिसमें एक रियलिटी में हीटर पड़ा होता है, वो कमरा खाली तो नहीं होता ना? उसमें क्या फर्नीचर, बेड, सोफास, चेयर्स, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो भी पड़ी हुई होंगी, और क्या वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगी हीटर की? तो हीटर जो हीट थ्रो करता जा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा तो जो कमरे में बाकी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वो एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर राइज करते जाएंगे। हवा को उस स्पीड पे तो हीट नहीं मिल रही होगी ना जिस पे हम डिजिटली निकाल रहे हैं। तो रियलिटी में मुमकिन है कि कमरे को ओवरऑल 4 डिग्री का राइज देने के लिए पूरे रूम को शायद 300 सेकेंड्स लगे, 290 से ज्यादा ही लगेंगे। वजह यह है, तो ये डिजिटली हमने ना, ये जो ए पार्ट 2 में ये टाइम निकाला, ये लेसर टाइम निकला, मिनिमम टाइम, कि इतना कम से कम लगेगा। बट रियलिटी में इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज कमरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर रेज कर रहे होंगे। तो हम इसमें ये कहेंगे कि जी ये इसलिए मिनिमम टाइम नीडेड है, बिकॉज द हीट एनर्जी, because the heat energy is also being transferred, the heat energy is also being transferred to the objects in the room, such as furniture, या walls itself, etc. ठीक है? To the objects in the room such as furniture या walls। देखिए मैं ये दोबारा बताता हूं आपको, पहले जरा ये देख लेता हूं। ना सिर्फ ये, बल्कि यहां ना एक दो रीजंस आप अपडेट करो। एक रीजन तो ये बनती है, अभी मैं वैसे नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, उसने तो वन रीजन का है। देखिए आई रिपीट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि सजेस्ट वन रीजन व्हाई द टाइम दैट यू कैलकुलेटेड, ये वाला टाइम, was the minimum time needed to increase the temperature of the air in the room from 16 to 20। देखिए अब इस क्वेश्चन की इंग्लिश समझ गए हो आप। वो कह रहे हैं कि एक वजह बताओ कि ये जो टाइम आपने निकाला ये कम से कम टाइम क्यों है। रियलिटी में इस टाइम से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों जी? रियलिटी में देखो इस टाइम से ये इतनी देर लगी ना कमरे को 4 डिग्री का राइज देने में, बट ये तो तब होता जब ये कमरा बिल्कुल खाली होता। बट असल में तो कमरे में देखिए इतना सारा सामान भी पड़ा होता है। तो वो जो हीटर हीट दे रहा है, मुझे बताओ क्या वो हीटर की हीट सिर्फ हवा को ही मिल रही है या सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स भी उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे? तो वो सारी हीट हवा को तो नहीं मिल रही ना, कुछ तो जा रही है ऑब्जेक्ट्स में। तो रियलिटी में इस टाइम से हमेशा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ना पूरे रूम के
एयर को 4 डिग्री बढ़ाने में? रिपीट जो करना चाह रहे हैं वो बताइए। तो फिर आप कहोगे कि जी इसलिए जो है ना ये मिनिमम टाइम निकला, क्योंकि कुछ हीट एनर्जी जो है वो ऑल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम सच एज फर्नीचर या वॉल्स। ना सिर्फ ये, बल्कि देखिए दूसरी रीजन इसमें ये भी लिख सकते हो कि कुछ एनर्जी मुझे बताओ जो हीटर थ्रो कर रहा है, क्या बच्चों वो दरवाजों के नीचे गैप्स, खिड़कियों में से, या सीलिंग को, उनके थ्रू बाहर हवा में नहीं जा रही होगी हीट कमरे से बाहर? तो दूसरी वजह ये भी हो सकती है। देखो यही सवाल 2 रीजंस भी कह सकता था। तो पहला रीजन तो ये कि जी हीटर की कुछ हीट एनर्जी इज आल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम सच एज फर्नीचर या वॉल्स। एंड दूसरा आप लिख सकते हो कि द हीट एनर्जी, दूसरी रीजन, उसने वन ही पूछी है, आप दोनों वैसे नॉलेज के लिए नोट अपडेट कर लो कि द हीट एनर्जी is also being is also being lost या transferred outside through the doors, windows, सीलिंग, सीलिंग से चलो, तो ये इनके जरिए भी तो हीट कुछ उस हीटर की कमरे से बाहर लूज हो रही है ना। तो फिर रियलिटी में समझ गए हो कि हीटर को 290 सेकेंड्स नहीं लगेगा कमरे को हीट अप करने में 4 डिग्री से, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। इज क्लियर एवरीवन? चलिए अब जरा इसका आंसर देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए अब ये खुद ब खुद ना प्रैक्टिस से फ्रेजिंग मैचिंग मेरी शुरू हो गई है, आपकी भी इसी तरह हो जाएगी। वो कह रहा है एनी वन रीजन फ्रॉम थर्मल एनर्जी। देखिए थर्मल या हीट एक ही बात है। थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द फर्नीचर, वॉल्स या ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू विंडोज, डोर्स, फ्लोर्स या सीलिंग्स। जी जी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि देखो ना कि मोर टाइम लगना चाहिए। देखो वो कह रहा है कि ये जो आपने टाइम कैलकुलेट किया ना, ये मिनिमम टाइम, ये कम से कम वाला टाइम है। बट रियलिटी को जहन में रखोगे तो असल में तो 4 डिग्री टेम्परेचर राइज देना है तो फिर तो ज्यादा टाइम लगेगा ना 290 से, सम ऑफ द हीट विल बी लॉस्ट ऑल्सो। तो हीटर विल हैव टू वर्क फॉर अ लिटिल मोर टाइम टू हीट अप द रूम बाय 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। चलिए कोई नहीं, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब जरा इसका बी पार्ट देखिए। बी में कहता है फिगर 5.2 shows a cross section of a double glazed window in the room. Figure 5.2 shows a cross section of a double glazed window in the room. अब मुझे ये बताओ कि फिगर 5.2 कहता है शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डबल ग्लेज्ड। बच्चों डबल ग्लेज्ड का मतलब है कि ये यहां से और इधर से ये पूरा थिक ग्लास है, ऐसे करके देखो, ये आउटर ग्लास पेन है और ये इनर ग्लास पेन है। इनर ग्लास का मतलब है कि रूम इस तरह है ना, देखिए दिस इज द रूम जहां पे वो एयर थी, जहां पे वो हीटर पड़ा हुआ है। अब ये उस कमरे का खिड़की का अंदरूनी साइड है और ये उसकी एक्सटर्नल साइड है। देखो ना लिखा हुआ है आउटर ग्लास पेन और इनर ग्लास पेन, समझ रहे हो? और नैरो एयर गैप, अब इसमें देखो एयर गैप है तो दरमियान में कौन होगी? क्या दरमियान में एयर नहीं होगी? क्या ख्याल? अब मुझे बताओ कि स्टेट करना है द मेन मेथड्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। बच्चों आपको याद है ये बात हमने वो ट्रांसफर ऑफ हीट के चैप्टर में पढ़ी थी कि जब किसी चीज में एयर एयर गैप होता है, तो एयर गैप का मतलब है इसमें एयर पार्टिकल्स हैं। मैं वैसे आपको जरा रिकॉल दे रहा हूं, इसमें एयर पार्टिकल्स हैं। तो एयर पार्टिकल्स चूंकि एक गैस है, एयर पार्टिकल्स जो है सॉरी एक गैस है ना, तो कौन, अब हमने पढ़ा था कि एयर जो है इट इज अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या इन अदर वर्ड्स, और देखिए जो चीज बैड कंडक्टर ऑफ हीट है हमने पढ़ा था कि वो गुड कंडक्टर ऑफ सॉरी गुड इंसुलेटर, ये गलत हो गया। जो बैड कंडक्टर होता है ना वो गुड
इंसुलेटर होता है। इन अदर वर्ड्स, वो गुड इंसुलेटर ऑफ हीट है, मतलब हीट को लूज नहीं होने देता। याद आ रही है बातें? ट्रांसफर ऑफ हीट, गैस लॉस। अब मुझे बताओ, जब इसमें एयर है, आपने देखिए अब सवाल उसने क्या पूछा हुआ है, जरा ये पढ़ते हैं। कहता है स्टेट द मेन मेथड्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द रूम टू आउटसाइड which are reduced by this type of window। कहता है state the main methods of thermal energy transfer from the room to outside which are which are reduced by this type of window। तो मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए इसमें। तो मेन मेथड्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, अब देखो यार, आप सबको बच्चों ये बात याद है कि मेथड्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कितने थे? ये वैसे रिकॉल दे रहा हूं अगेन। एक था कंडक्शन, वन वाज कंडक्शन, नंबर टू वाज कन्वेक्शन, कन्वेंशन नहीं, कन्वेक्शन, एंड नंबर थ्री वाज रेडिएशन। याद है, ये बड़ा इजी सा एक चैप्टर था, इसको भी ये थर्मल फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक ये आना चाहिए। अब कंडक्शन जो है, आपने याद है पढ़ा था, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, in solids only, conduction takes place in solids only, convection takes place in liquids and gases both। कन्वेक्शन लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों में होती है, बट याद है कन्वेक्शन अपवर्ड होती है, साइड वाइज नहीं होती कन्वेक्शन। याद है, वो एयर हीट अप होकर हमेशा अपवर्ड्स जाती है और कोल्डर एयर उसकी जगह लेने आती है। यस, डेंसिटी डिफरेंस एंड ऑल। और रेडिएशन क्या था? रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसको नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। याद है, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो मुझे ये बताइए कि जब इधर बीच में एयर गैप, तो वो कहता है कि स्टेट द मेन मेथड्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, उन मेथड्स का बताना है, फ्रॉम द रूम टू आउटसाइड विच आर रिड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ विंडो। रिड्यूस, जब यहां पे एयर होगी, तो मुझे बताइए कि कौन से तीनों तरीकों में से मेथड से हीट लॉस रिड्यूस होगा। तो देखो, इस कमरे के अंदर जितनी हीट है, इस कमरे के अंदर जो हीट एनर्जी है, जब इधर एयर पार्टिकल्स होंगे, तो क्या वो हीट एनर्जी कंडक्शन के थ्रू लॉस हो के बाहर जाएगी? बीच में एयर है, सॉलिड है ही नहीं, तो कम से कम कंडक्शन से तो कोई हीट लॉस अकर नहीं होगा। तो उसने यही पूछा, वो कह रहे हैं कि देखिए, आपने बताना है कौन से तरीके रिड्यूस हो रहे हैं। तो एक कंडक्शन है, एंड दूसरा दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा कौन सा तरीका रिड्यूस हो रहा है? एयर गैप होने से, कि अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी क्योंकि बीच में एयर है, कन्वेक्शन भी यहां नहीं हो रही। ठीक है, तो ये दो तरीके, हीट लॉस इज बीइंग रिड्यूस्ड कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के जरिए हीट लॉस नहीं होगा। हाँ, एयर होने से फिर भी कुछ हद तक रेडिएशन से, याद है, साइड वाइज हीट लॉस थोड़ा बहुत तो होगा ना। वरना तो देखिए, एक दफा हीटर से कमरा गर्म करते हम और वो सारी जिंदगी के लिए हीट अप रहता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, कि नहीं? तो इसका आंसर अगर हम देखिए, इसका अगर आंसर आप चेक करें, तो ये दो तरीके एयर गैप की वजह से प्रिवेंट हो रहे हैं, प्रिवेंट या रिड्यूस स्केल हो गए। यानी इन दो तरीकों से अब एयर गैप होने की वजह से डबल ग्लेज्ड विंडो में कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होगी, बाकी थोड़ी बहुत हीट थ्रू रेडिएशन साइड वाइज निकल के जाती है, बिकॉज नथिंग कैन बी परफेक्टली इंसुलेटेड। तो इस वजह से ये कंडक्शन और वो वाला सवाल।
तो अब हमें वो कहता है कि इस सवाल में जरा गौर कीजिएगा, कहता है कि अ मशीन डिलीवर्स अ हॉट ड्रिंक इन अ प्लास्टिक कप व्हिच इज अनकंफर्टेबली हॉट टू होल्ड। देखिए, आपको मैंने दोबारा कहा कि जब आप थर्मल वेव्स ऑप्टिक्स पे पहुंचो या किसी भी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं, अगर आपको महसूस हो रहा है यार मुझे नोट्स भूल रहे हैं, देखिए मकसद क्वालिटी नोट्स रिवीजन और उसको अप्लाई करना। तो आप फौरन पॉज करके ये ईयरली जाओ उन लेक्चर्स के ऊपर और उनकी चीजें जरा एक दफा रिफ्रेश करके देख लिया करो, ठीक है? क्योंकि मैंने फिजिक्स के मॉक सेक्शन ए और ई वाले जो चैप्टर 2 तक मैंने वो लिए थे। आपका सेक्शन ए का जो टेस्ट था, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला मॉक जो रिसेंट लास्ट वाला हुआ था, उसमें मैंने पूरा आपको उसकी भी करेक्शंस अपलोडेड हैं अभी भी। इफ यू जस्ट गो एंड चेक तो काफी आपकी रिविजन उन चीजों से भी हो जाएंगी। मकसद चीजों को रिवाइज रखना है, क्योंकि सवाल तो हर दफा नया होगा और कॉन्सेप्ट्स कुछ यही इसी तरह अप डाउन होते रहेंगे। अब वो कहता है कि अ मशीन डिलीवर्स हॉट ड्रिंक्स इन अ प्लास्टिक कप। ये जहन में रखिए कि प्लास्टिक जो है ये एक गुड इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी ये हीट को अपने से निकल के आगे पास ऑन नहीं करता। कहता है विच इज अनकंफर्टेबली हॉट टू होल्ड। तो चलिए इसने एक बात बोल दी ऐसे, कहता है फिगर 5.1 शोज अ कप विद अ हॉट ड्रिंक। अब ये उसमें कहता है कि एक प्लास्टिक कप था, इसमें एक हॉट ड्रिंक पड़ा हुआ। कहता है फिगर 5.2 ए शोज द कप विद हॉट ड्रिंक एंड अ होल्डर फॉर द साइड्स ऑफ द कप। देखिए कभी कभार अगर कप हमें गर्म महसूस हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसे एक ऐसे साइड पर उसके टिश्यू पेपर रख के पकड़ लेते हैं, या कोई भी एक ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे इस वक्त ये होल्डर की बात कर रहे हैं, तो ये वही कप है जिसमें हॉट ड्रिंक है और इधर साइड पे ना उसने एक ऐसे होल्डर सा, कहता है ये होल्डर हमने इसके थ्रू इसको पकड़ लिया यहाँ साइड से, तो अब हमें इतना गर्म महसूस नहीं होगा। और होल्डर को टॉप से दिखा रहा है कि देखिए इसमें क्या है। जरा समझना, ये सब कुछ जवाब उस फ्रेज के अंदर ही देगा, क्वेश्चन के अंदर। कहता है फिगर 5.2 बी शोज अ क्रॉस सेक्शन थ्रू द होल्डर। ये फिगर 5.2 भी कहता है क्रॉस सेक्शन इन टॉप ऑफ द होल्डर दिखा रहा है, जो यहाँ से होल्डर को टॉप से अगर हम देखें। कहता है द होल्डर इज मेड फ्रॉम टू स्ट्रॉन्ग पेपर सिलेंडर्स सेपरेटेड बाय अ वेवी पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग पेपर टू मेक एयर गैप्स। देखिए इसमें यहाँ पे ना, यहाँ पे बीच में एयर गैप्स, वेवी पेपर लगा हुआ है बीच में, तो सोचो एक इस तरह का कागज होगा तो अंदर तो एयर गैप्स होंगे। अब आप सबको पता है कि एयर गैप्स का मतलब ये है कि हमने पढ़ा हुआ है ये कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज अ बैड कंडक्टर, यानी ये कंडक्शन से हीट आगे पास ऑन नहीं करता, बैड कंडक्टर। और इन अदर वर्ड्स ये एक गुड इंसुलेटर है। देखिए जो चीज बैड कंडक्टर होगी इसका मतलब है कि वो गुड इंसुलेटर ऑफ हीट है। एक ही बात है, बैड कंडक्टर होना इज बीइंग गुड इंसुलेटर होना, ठीक है? तो ये बेशक अगर आपको भूल रहा है तो आप जाके वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का चैप्टर जो यूट्यूब पे अपलोडेड है अभी भी, पॉज इट एंड गो एंड जस्ट गिव अ क्विक लुक, उस पे जाके देखिए तो आपको एकदम रिफ्रेश हो जाएगा कि ये क्या बात है, ठीक है? सिंपल वही जो हमने सीखी। तो अब कहता है कि figure 5.2 shows the cross section through the holder. The holder is made from two strong cylinders made by a wavy piece of strong to make air gaps. अब वो कहता है explain how using the holder makes it more comfortable to hold the cup. 3 marks. कहता है बताओ कैसे, how using the holder makes it more comfortable to hold the cup. तो वो कहता है बताइए कि ये होल्डर कैसे कंफर्टेबल बना रहा है इस कप को होल्ड करना, ठीक है? वैसे तो ये कप हमें गर्म महसूस हो रहा है, लेकिन जब होल्डर से पकड़ेंगे तो वो कहता है कि बताओ कैसे होल्डर इसको कंफर्टेबल टू होल्ड बना रहा है। तो इसका हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि देखिए इसमें चूंकि एयर मौजूद है, इनके अंदर एयर गैप्स में एयर मौजूद है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि सिंस एयर, देखिए सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है? सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट या गुड इंसुलेटर, एक ही बात है। इसको ना आप बेशक स्लैश में लिख लिया करो कि ये बैड कंडक्टर स्लैश गुड इंसुलेटर, ठीक है? सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर या गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है? तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि देखिए जब वो गुड बैड कंडक्टर है तो इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड की हीट है ये इस होल्डर के थ्रू आगे कंडक्ट नहीं होगी और उस हाथ तक जो उस कप को होल्ड कर रहा है वो कम से कम हीट पहुंचेगी, तो फिर उसको जाहिर है कंफर्टेबल ही लगेगा पकड़ने। तो सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर या गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, सो इट प्रिवेंट्स, ये जो होल्डर में अंदर एयर मौजूद है, इट प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन।
हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, या वो बहुत हद तक उसको मिनिमाइज कर देगा या कंप्लीटली नहीं करेगा, और इट प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, क्योंकि आपको पता ना कि हमने पढ़ा था कि कंडक्शन अकर होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में कंडक्शन नहीं होती। तो चूंकि इसमें एयर मौजूद है तो फिर ये जो हॉट लिक्विड की हीट है ये थ्रू दिस कंडक्ट नहीं होगी और बाहर हाथ तक नहीं पहुंचेगी। तो अब क्या होगा कि सो लेस हीट, ठीक है, सो लेस हीट विल रीच द स्किन ऑफ द पर्सन होल्डिंग द कप। ठीक है, तो जब कम हीट पहुंचेगी तो जाहिर है उसको फिर पकड़ना कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा। मार्किंग स्कीम से आप देखते हैं इसका जवाब, और फिर हम यही चीज देखिए सीखने को हमें भी मिलती रहेगी बहुत, कि देखिए वो कह रहा है कि एयर इज अ गुड कंडक्टर या गुड इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर, एक ही बात है। सो रिड्यूसेस कंडक्शन, सो लेस थर्मल एनर्जी कंडक्टेड टू द हैंड। तो क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ द कप जो है वो लोअर, टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड ऑफ द होल्डर इज लोअर देन द कप, यानी लेस एनर्जी टू द स्किन। तो वो एक ही बात होगी। तो इस तरह से आपने इसको यूं करना है कि देखिए एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर है या गुड इंसुलेटर है। अब देखिए फिक्स कुछ सवाल और जवाब हैं कि जब भी वो एयर का रिलेटेड कुछ चीज ऐसे इन्वॉल्व करे तो हमने बताना होता है, और फिर वो अगर बोले कि जी बताओ क्यों हीट कंडक्ट नहीं हो रही, तो फिर हमने ये कहना है कि सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर या गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, सो इट प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, सो लेस हीट विल रीच द स्किन ऑफ द पर्सन होल्डिंग द कप। तो इस तरह उससे पकड़ना उस कप को कंफर्टेबल हो जाए। अब देखिए वो कहता है कि a student carries out experiments on the cooling of hot drinks described in a part with and without the holder in place। तो वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कैरी आउट कर रहा है एक्सपेरिमेंट ऑन द कूलिंग ऑफ द हॉट ड्रिंक डिस्क्राइब्ड इन ए with and without the holder in place। कहता है he finds that the holder only reduces the rate of cooling slightly। अच्छा, अब कहता है होल्डर सिर्फ जो है वो रेट ऑफ कूलिंग को स्लाइटली कम करता है। कहता है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अनदर एक्शन दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कूलिंग मोर इफेक्टिवली। देखिए रेट ऑफ कूलिंग को रिड्यूस कराना है, यानी उस हॉट लिक्विड को हॉट रहने देना। तो इसमें मैंने आपको वो जो टॉपिक बताया था इसी गैस लॉज एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, एक थर्मस फ्लास्क, बल्कि नहीं सॉरी, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के लेक्चर में एंड पे एक थर्मस फ्लास्क का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था उसी के आगे एक टॉपिक में ना कि आप कैसे कूलिंग को यानी उसकी रेट ऑफ कूलिंग को स्लो डाउन कर सकते हो, उस हॉट लिक्विड को कैसे उसकी गर्माइश मेंटेन रख सकते हो। तो याद है उसमें एक हमने लिड लगाने की बात की, या तो ढकना लगा दें ऊपर, कप के ऊपर ढकना रख दें, तो उसका जो रेट लॉस, जो हीट लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन होने हैं वो बहुत हद तक कट डाउन हो जाएंगे, लिक्विड आपका काफी देर गर्म रहेगा। या उसके गिर्द याद है हम एक वो जो लैगिंग करते थे, चाहे वो फोम लगा दो चाहे वैक्यूम, बट अब कप के साथ तो जाहिर है इतना हाई फाई तरीका नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर हम सिंपली उसको, या तो होल्डर वाली बात तो उसने कर दी, तो क्या चीज हम और उसमें कर सकते हैं कि जो उस कप का टॉप खुला हुआ है उस पर एक लिड लगा, तो आपका वो लिक्विड काफी हद तक वो जो रहेगा। तो उसने ही कहा गया था सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अनदर एक्शन दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कूलिंग मोर इफेक्टिवली। तो आप उस टॉपिक को जाके एक दफा फिर गो थ्रू कर सकते हो कि आप बोल दोगे कि जी लिड द कप, यानी ये भी एक मशवरा है कि आप लिड कर दें उस कप को। तो क्या होगी एक्सप्लेनेशन इसकी कि 3 मार्क्स है ना, तो आपने इसमें ये लिखना है, पहला नंबर तो इसमें हो गया जी कि कप को आप लिड लगा दें। तो लिड द कप जब हम कर देंगे तो एक्सप्लेनेशन ये है कि द हीट लॉस थ्रू इवेपोरेशन, द हीट लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन, जो आपकी लिक्विड के इवेपोरेट होने की वजह से जो हीट निकलती जाएगी, ठीक है, वो जो उसमें से ऐसे फॉग सी निकलती है, वो हीट सारी निकलती जा रही है ना, सो द हीट लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन विल बी मिनिमाइज्ड। चूंकि आपने अब वो लगा दिया हुआ है ढकना ऊपर, तो द हीट लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन विल बी मिनिमाइज्ड एज द लिड विल प्रिवेंट द हॉट वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग। ठीक है, द लिड विल प्रिवेंट द हॉट वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग आउट। तो आपका जाहिर है फिर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो बड़ा कम हो जाएगा, लिक्विड काफी देर तक गर्म रहेगा। तो लेट्स चेक द मार्क्स स्कीम पॉइंट्स कि वो क्या कहता है 3 मार्क्स के लिए। तो एक तो सिंपली सजेशन का नंबर हो गया लिड द कप का,
तो देखिए इसमें हमें सिंपली वो कह रहे हैं कि आप पुट अ लिड ऑन द कप, और दूसरा देखिए, अच्छा ये उसने ना दो ऑप्शंस दिए हैं, एक मेंशन ऑफ कन्वेक्शन, हमने ये वाला रास्ता नहीं अपनाया, हमने ऑल्टरनेट रूट लगाया कि जी जब आप लिड की बात करते हो तो फिर बेस्ट है इस बात पे आ जाओ कि मेंशन ऑफ इवेपोरेशन है। तो देखो मैंने यहाँ इवेपोरेशन मेंशन किया है कि द हीट लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन, एक मार्क इसका मिलेगा, एक मार्क तो लिड द कप का हो गया, दूसरा मार्क इवेपोरेशन का, और तीसरा नो इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस। देखिए हमने क्या लिखा कि एज इट विल प्रिवेंट द हॉट वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो इसलिए आपका लिड लगाने से ये फायदा होगा। क्लियर हो गया जी? तो अब जरा देखिए इसमें हमने ये 7 मार्क्स ये वाले थे, तो पिछले क्वेश्चन के टोटल 8 मार्क्स, वो भी थर्मल का सवाल था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और ये भी 7, 8 + 7 15 हो गए। ठीक है जी, तो 15 मार्क्स, तो ये आपके अब तक थर्मल फिजिक्स में। अब देखिए वो कहता है कि स्टेट द मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ स्टार थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। देखिए ये जो स्टार बताया था मैंने आपको कि हमारा सन जो है ये एक स्टार ही है, तो स्टार से थ्रू द वैक्यूम हीट कैसे ट्रांसफर करती है? आपको पढ़ाया गया था ना कि कंडक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस, और जो रेडिएशन है उसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। जो तो जितनी भी सूरज से हमारी अर्थ तक हीट पहुंचती है थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस, वो पहुंचती है थ्रू रेडिएशन प्रोसेस। तो ये तो आपको स्ट्रेट अवे उस कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के टॉपिक में बताया गया था, बहुत इजी सा एक चैप्टर है, इसको जाके पॉज करके क्विकली आप देख सकते हो, तो बातें बड़ी आसान आपको इंशाल्लाह याद रहेंगी। तो ये अब तक 15 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ऑप्टिक्स वेव्स थर्मल में से ये आगे इस तरह करके। अब आ जाइए अगले सवाल पे, तो एक मिनट पिछले का जवाब भी आप लोग चेक कर लो कि थ्रू वैक्यूम ऑफ स्पेस में हीट ट्रांसफर का जो तरीका है, स्टेट द मेथड बोला, तो रेडिएशन ही है। तो वो कहता है कि अ सोलर पैनल रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन। देखिए कहता है एक सोलर पैनल है, ही रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन एट अ रेट ऑफ 5 किलोवाट्स। देखिए ये जो उसने सन से एनर्जी उसको मिल रही है, तो ये मैं डाटा इधर लिख लेता हूं कि ये 5 किलोवाट्स, असूलन इसको हमें वॉट्स में चेंज करना पड़ेगा, ये एसआई यूनिट्स नहीं है। तो ये 5 किलोवाट्स का मतलब है 5000 वाट्स। आपको पता है ना कि 1 किलोवाट में बेसिकली सी 1 किलोवाट इज 1000 वाट्स, तो 1000 के फिगर से मल्टीप्लाई किया, बिग टू स्मॉल जा रहे हैं तो फिलहाल चलो एसआई यूनिट्स के चक्कर में मैंने ऐसा किया। फिर आगे कहता है बच्चों, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोलर पैनल टू द वाटर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। देखो यार ये जो सोलर पैनल रिसीव कर रहा है एनर्जी फ्रॉम द सन, क्या ये इसका पावर इनपुट नहीं है? सी अब सन से सोलर पैनल को एनर्जी रिसीव हो रही है, ये तो उस सोलर पैनल में एनर्जी इनपुट हो रही है, पावर इनपुट हो रही है, सॉरी एनर्जी नहीं पावर इनपुट। तो वो कहता है थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोलर पैनल टू द वाटर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। तो देखिए इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो आ रही है 20%। ठीक है, तो कहता है कि सोलर पैनल से पानी को जो हीट मौसूल हो रही, सोलर पैनल पे अंदर वो पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स, उसमें हीट उनको मिल रही है। तो कहता है कोल्ड वाटर ऑफ मास 15 kg। अब देखिए मास ऑफ द वाटर जो पैनल्स में पड़ा हुआ है वो 15 kg है, करेक्ट यूनिट्स हैं ऐसा है, चेंज नहीं करना। कहता है एंटर्स द पैनल एवरी आवर, तो टाइम कितना लग रहा है उसका, 1 घंटा, 1 आवर लग रहा है। कहता है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 4200 जूल्स पर केजी। ठीक है जी, और कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर। को अगर डेल्टा थीटा चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर, तो आपने ये कैसे फाइंड करना है, जरा ये देखिए। अच्छा बच्चों अब देखिए आपको ये बात समझ में आ रही है कि उसने आपको ये सॉरी जूल्स पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए वो कहता है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर। देखिए बच्चों आपको मास गिवन है, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, और आपको टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर चाहिए फॉर 4 मार्क्स। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, देखें इसमें ना आपको जरा अब तसल्ली से सोच कर काम करना चाहिए। मैं आपको जरा इसका स्टेप्स एंड प्रोसीजर
बच्चों, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, हम सबसे पहले ये करते हैं कि देखिए, सवाल को जरा हम गौर से पढ़ेंगे कि वो जो कह रहा है कि एक सोलर पैनल था, और देखिए सोलर पैनल में जरा ये देखिए, कहता है एक सोलर पैनल है, इट रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन एट अ रेट ऑफ 5 किलोवाट बेसिकली। देखिए, ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इधर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब है हमने जवाब को 3 सिग्निफिकेंट फिगर छाप के 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड करना। सी इट सेज, कहता है थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोलर पैनल टू द वाटर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। अच्छा, ये तो आपके पास देखिए ना, कहता है सोलर पैनल रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन, तो ये तो वो सन से इस पे इनपुट हो रही है। तो ये पावर इनपुट हमने 5000 वाट्स, किलोवाट्स को वाट्स में चेंज करना जरूरी है। एफिशिएंसी जो है, याद रखिए, उस पैनल की 20% है। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि देखिए स्टेप नंबर 1 में इस सवाल के अंदर आपको ये करना चाहिए कि परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के आपको पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100, परसेंटेज एफिशिएंसी चूंकि परसेंटेज में दी हुई है तो इसलिए इनटू 100 करना पड़ेगा। अब देखिए, आपके पास 20% एफिशिएंसी है। पावर आउटपुट आप यहां से ढूंढ सकते हो, और पावर इनपुट को 5000 वाट्स, देखिए ये जो 5 किलो वाट्स है, इसे 5000 वाट्स में चेंज करना जरूरी था। तो इंटू 100 से जब हमने किया तो 2 जीरो से कट हो गए, तो ये पावर आउटपुट जो है, सी आपके पास पावर आउटपुट जो निकलेगा दैट विल बी 550 इंटू 20। तो ये 50 इंटू 20 कितना आता है? ये आता है 1000 वाट्स। इसका मतलब है कि उस सोलर पैनल से आउटपुट जो निकली पावर की, दैट इज 1000 वाट्स। बच्चों, आपको मालूम है, याद है, 1000 वाट्स बेसिकली 1000 जूल्स पर सेकेंड को कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पैनल जो है 1000 जूल्स पर सेकेंड पानी जो है, वो हीट जो है वो पानी को दे रहा है। तो ये कितनी देर तक? कहता है कोल्ड वाटर ऑफ मास 15 kg एंटर्स द पैनल एवरी आवर। तो आप ये सोचिए कि देखिए, अब स्टेप नंबर 2 में आप इसको यूनिटरी से भी कर सकते थे, या फॉर्मूला ऑफ पावर ही लगा लें कि देखिए पावर आउटपुट, यानी अब वो पैनल जो है हीट एनर्जी ट्रांसफर जो पानी को कर रहा है, वो एनर्जी अपॉन टाइम हम ढूंढ लेते हैं कि कितनी एनर्जी 1 घंटे में वो पैनल पानी को पहुंचाता है। तो पावर आउटपुट जो हमने निकाली उस पैनल की, वो 1000 वाट्स थी। एनर्जी हम ये लगा लेते हैं और एनर्जी ढूंढ लेते हैं, और टाइम जो है, टाइम बच्चों एवरी आवर था, तो आपको पता है ना कि टाइम को भी 1 आवर को चेंज करना होता है इनटू एसआई यूनिट्स। 3600 सेकेंड्स होते हैं हर घंटे में। तो आपके पास एनर्जी यहां से निकल आएगी, सी यहां से एनर्जी विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो मिली है पानी को, देखिए पानी को जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 3600,000 जूल्स, ऐसे करें। तब तक तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट जवाब चल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आपके पास ये 3600,000 इस तरह से ये आ गई, ठीक है, ये थोड़ा मैंने डाटा देखिए खुला खुला बड़ा लिखा है। तो अब आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? देखिए, एग्जाम में तो आपको 1 2 3 नहीं लिखना पड़ेगा, इस तरह बस कॉलम फॉर्म में आप चलते रहिए। तो स्टेप नंबर 3 जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब एनर्जी आ गई, तो ये वो एनर्जी थी जो 1 घंटे में उस पानी को मिली। तो E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा का फॉर्मूला लगा के देखिए, एनर्जी 3600,000 है, मास उसका कितना है 15 kg। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि देखिए ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अगर ये जूल्स पर केजी में है तो मास को केजी में रहने दो। अगर ये जूल्स पर ग्राम होता तो फिर मास को ग्राम्स में चेंज करके फॉर्मूला में पुट कर, ये उस रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सारा लिखा हुआ है। तो ये 15 इंटू सी जो है पानी का 4200 है, और इंटू डेल्टा थीटा, देखिए उसने क्या कहा था कि कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर। तो अब डेल्टा थीटा आपके पास कितना निकलेगा? तो देखिए मैं यहां से इस जगह पे ये स्टेप कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3600,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4200। ठीक है जी, ये आ गया ऐसे करके। तो डेल्टा थीटा आप कैलकुलेटर पे अब इधर से निकालोगे
कि 3600,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4200, तो आपके पास आंसर आया 57.14, यानी डेल्टा थीटा विल बी 57.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये राउंड होकर 57 यूनिट्स डिग्री सेल्सियस दिए हुए हैं। तो देखिए तमाम वैल्यूज दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक थी, तो हमने क्या किया कि हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉपी करके ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से इसको यूं ले आए। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लैरिटी हुई भी है। अब देखिए जरा इसका बैक से मार्क स्कीम वर्जन अगर हम देखें, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको शायद लगे, लेकिन इस तरह से आपने ये इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग में प्लानिंग बनाएं कि यार इसको हम क्या पहले ढूंढेंगे, फिर किस तरह से हम इसको लेटर ऑन निकालेंगे, तो कुछ ये वर्किंग और स्टेप्स इसमें यूं आने चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज आपके पास ये निकल आया। तो इस तरह यू डील विद द फॉर्मूलाज, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग द वाटर इन अ सोलर पैनल कंपेयर टू हीटिंग द वाटर इन अ कोल बर्निंग बॉयलर। देखिए फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है सोलर पैनल्स के थ्रू हीट करने का रादर दैन कोल बर्निंग बॉयलर में। एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ये एक पोल्यूशन फ्री तरीका है, इससे पोल्यूशन कॉज नहीं होगी। तो जो कहता है कि एक एडवांटेज बताइए सोलर पैनल्स का रादर देन कोल बर्निंग। तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमने यही बोला कि इट इज या इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है जी, इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। अब एक्सप्लेनेशन ये है इस बात की कि देखिए इधर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, तो एनर्जी जो है इट कम्स फ्रॉम द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, ठीक है। एंड फॉसिल फ्यूल्स, इसमें कोल जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट बर्न। तो चूंकि ये बर्न नहीं किए जाते तो जाहिर है इसीलिए ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात डिसएडवांटेज क्या है एयर सोलर पैनल्स यूज करने का, कि सोलर पैनल्स यूज करने का एक नुकसान ये है कि देखिए सोलर पैनल सिर्फ डे टाइम में काम करेंगे और रात में नहीं करेंगे, लेकिन चलो वो तो एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से भी चीज चलती है। बट हम इसमें ये कहेंगे कि जी इसकी जो कॉस्ट ऑफ वो है ना, इट इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ठीक है, ये एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल है। अब ये इसलिए एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल है कि इसकी जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो जाहिर है थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। तो ये जाहिर है कि एक इनिशियल कॉस्ट है, तो इसलिए इसका एक नुकसान ही होगा। तो इधर इसका मार्क्स की वर्जन में देखिए जवाब, कि देखिए वो कहता है रिन्यूएबल रिसोर्स है, नो एयर पोल्यूशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दैट फॉलोज फ्रॉम एडवांटेज स्टेटेड, तो चले जनरली कह दिया। तो नॉट अवेलेबल, देखिए एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, नॉट अवेलेबल एट नाइट, विजुअल पोल्यूशन नीड्स अ सूटेबल रूफ स्पेस, ठीक है। तो ये वही बात होगी कि हाई कॉस्ट ऑफ इसकी जो इनिशियल आपकी वो आए। अच्छा जी, तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि state and explain in terms of molecules any change in the pressure of a gas when the volume is reduced at a constant temperature। देखिए सारे लॉज आपने पढ़कर जाने, उसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ, याद है ये लॉज भी मैंने सारे रिकॉल दिए थे। टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ, तो अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बी फॉर बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था बच्चों, तो पीटीवी में से, देखिए पीटीवी में से टेम्परेचर कांस्टेंट मैंने काट दिया। व्हाट टू थिंग्स आर वेरिंग, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको याद है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि आप जितना जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना वॉल्यूम रिड्यूस होगा एंड वाइस वर्सा। तो
अब वो कहता है कि आपने स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी चेंज इन द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। तो मुझे बताओ, वॉल्यूम रिड्यूस करोगे तो प्रेशर गैस का पार्टिकल्स का क्या कर जाएगा? प्रेशर ऑफ द गैस पार्टिकल्स बच्चों क्या बढ़ नहीं जाना चाहिए? क्या ख्याल? तो मुझे ये बताइए कि एक्सप्लेन इसकी स्टेटमेंट तो ये होगी कि अगर आप व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, तो वॉल्यूम जब रिड्यूस करोगे तो बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट तो ये है, उसने कहा था ना कि देखो, स्टेट एनी चेंज इन द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। तो हम क्या चेंज आएगा गैस के प्रेशर में? हम बोलेंगे द प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है। देखो ना, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो प्रेशर विल इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीजेस, गैस का प्रेशर इंक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन अब इसकी क्या होगी? देखिए, 3 मार्क्स का है तो 1 नंबर तो इस बात का। एक्सप्लेनेशन इट मीन्स के विल बी फॉर 2 मार्क्स। तो अब ये 2 मार्क्स के लिए 2 बुलेट पॉइंट्स आपने जो है वो बहुत क्लियरली इसमें लिखने हैं। देखिए, वॉल्यूम जब आप रिड्यूस करते हो, मैं आपको यहाँ पिक्चर इसकी बना के दे देता हूँ। याद है, ये एक मूवेबल पिस्टन था जो इस वक्त, जब गैस का सपोज प्रेशर इतना था तो इसका वॉल्यूम ऐसे था। अब जब आपने इधर से इस पिस्टन को, इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया है, देखिए अब जब वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, सपोज पिस्टन इधर आ गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया ना, देखिए ये वॉल्यूम अब कम हो गया। उसने कहा था ना वॉल्यूम को रिड्यूस करवाया, तो जब वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो वही मिसाल देखो, 5 पार्टिकल्स, देखो यहाँ भी मैंने 1 2 3 4 5 ही दिखाए। अब जब वॉल्यूम कम हुआ तो पार्टिकल्स तो अभी भी यहाँ 5 ही होंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि वॉल्यूम जब कम हुआ तो अब वही पार्टिकल्स विल हिट द वॉल्स। तो एक्सप्लेनेशन ये होगी कि हम बोलेंगे कि एक्सप्लेनेशन है कि विल मॉलिक्यूल्स विल हिट द वॉल्स मोर ऑफन ना। क्या ख्याल है? अब जब स्पेस ऑक्यूपाइड उनकी कम होगी, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड कम होगी, बल्कि एक सेकंड यूं करते हैं इसको, पूरी बात लिखते हैं कि व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, when the volume is reduced, तो particles come closer together, particles come closer together, करीब करीब आ जाएंगे। एंड अब जगह कम हो तो पहले तो देखो ये खुली स्पेस थी ना, तो पार्टिकल्स वॉल्स को पर सेकंड इतना ज्यादा हिट सपोज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही ये पार्टिकल्स करीब आए तो अब तो ये पार्टिकल्स वॉल्स को बहुत ऑफनली हिट करेंगे ना, ऐसे तेज तेज बार बार हिट करेंगे। तो इसका मतलब है पार्टिकल्स वॉल्यूम कम होने से कम क्लोजर टुगेदर। ठीक है, एंड विल हिट द वॉल्स मोर ऑफन। ठीक है जी, विल हिट द वॉल्स मोर ऑफन पर सेकेंड। ठीक है, जब वो हिट द वॉल्स करेंगे पर सेकेंड, तो क्या होगा कि ग्रेटर फोर्स विल बी exerted, greater force will be exerted on the walls। देखो, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हमारे थर्मल से और चैप्टर 2 केमिस्ट्री से। will be exerted on the walls due to which the pressure will increase। ठीक है, ड्यू टू विच द प्रेशर विल इंक्रीज। तो ये मेरा ख्याल है अब काफी एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। जरा चेक करते हैं कि आंसर्स वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट तो है प्रेशर इंक्रीजेस, हमने भी ये लिखा, प्रेशर इंक्रीजेस। फिर कहते हैं एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ट्रैवल शॉर्टर, या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन विद द वॉल्स या एवरेज डिस्टेंस की बात उसने की है। तो हमने भी क्या कहा कि जी व्हेन द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टुगेदर, पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर। फिर कहता है कि मॉलिक्यूल्स हिट द वॉल्स मोर ऑफन, मॉलिक्यूल्स हिट द वॉल मोर ऑफन, हमने भी वो लिखा है। और मोर कोलिजन्स विद द वॉल्स, तो ग्रेटर फोर्स या मोर ऑफन का मतलब वही चीज है, और फिर ग्रेटर फोर्स विल बी एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स। तो फिर जाहिर है जब ग्रेटर फोर्स लगेगा तो आपका प्रेशर गैस का जो है वो बढ़ जाएगा। तो एग्जैक्टली वही बातें हैं, सिर्फ अब पैराग्राफिंग में आ गया हूँ, बाकी बुलेट पॉइंट्स तो वही हैं। तो एनी टू लिखने थे हमने, तो 3 बातें चलिए लिख दी हैं, तो एक अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी। अब जरा देखिए इसने अगले क्वेश्चन में क्या कहा। कहता है कंप्लीट टेबल 4.1 टू गिव द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड फॉर द सेम इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए यार, वैसे एक बात बताएं कि जब आप सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हो तो राइट वन ऑफ दोज वर्ड्स इन ईच ऑफ द ब्लैंक। तो मुझे ये बताएं कि इन तीनों गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा, ये तो एक फैक्ट है ना कि गैसेस एक्सपैंड द मोस्ट, क्योंकि देखिए गैसेस ऑलरेडी दूर दूर होती हैं। तो जब इन्हें आप हीट करते हो, तो क्या होता है कि ये पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करके और ज्यादा इनका वो मोशन बढ़ता है, और फिर वो इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बढ़ जाता है। तो हमने ये तो एक फैक्ट पढ़ा था कि गैसेस एक्सपैंड द मोस्ट। अब देखो ना, उसने कहा एक्सपैंड मोस्ट गैसेस हैं, और एक्सपैंड लीस्ट क्या होगा? सॉलिड्स। याद रखिए वो सबसे कम एक्सपैंड करते हैं। ये एक फैक्ट के तौर पे भी हमने समझा था कि गैसेस चूंकि ऑलरेडी दूर दूर हैं, हीट देने से और दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन। सॉलिड्स ऑलरेडी टाइटली पैक्ड हैं, तो हीट देने से थोड़ा सा उनका वाइब्रेटरी मोशन तेज होगा और स्पेसिंग उनकी थोड़ी बढ़ेगी। तो सबसे कम एक्सपेंशन इसमें ये फिर सॉलिड्स ही करते हैं। तो लेट्स चेक फ्रॉम द बैक कि वो क्या कहता है कि यहाँ से, फिर ये तो फैक्ट्स हैं तो ये तो हमें पता ही है। तो देखिए अब तक एक अच्छी रिवीजन का ये फायदा होता है कि कोई भी जवाब में फिर आप कोई डर खौफ नहीं होगा, आप उसको सोच के इसको कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए इसमें ये क्वेश्चन हमने, चलिए सपोज ऐसे इसको भी कर लिया। नाउ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको जरा रिकॉल भी बॉयज लॉ का दिया। तो लॉ सारे याद रखिएगा, बॉयज लॉ, गैस लॉ, सब उनकी एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल्स सिर्फ बॉयज लॉ के होते हैं, बाकी चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ आपने एज वो याद रखना है। देखिए वो कहता है लिक्विड इज हीटेड सो दैट बबल्स ऑफ इट्स वेपर्स राइज टू द सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स एस्केप टू द एटमॉस्फेयर। ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? देखो जरा गौर से समझो। पहले तो कह रहा है लिक्विड इज हीटेड, तो जब हीट आप दो, और देखिए जब हीट आप देंगे यहां से, तो पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो ऐसे बबल्स राइज करेंगे ना ऊपर। तो ये ऊपर आकर वो कहता है एंड मॉलिक्यूल्स एस्केप टू द एटमॉस्फेयर, और फिर वो एस्केप टू द एटमॉस्फेयर करते हैं। तो ये तो हमारे पास वेपराइजेशन या बॉइलिंग के प्रोसेस को नहीं कहा जाता। वेपराइजेशन या बॉइलिंग का डेफिनेशन याद है थर्मल फिजिक्स में हमने जब वो चैप्टर किया था, कि वेपराइजेशन में और इवेपोरेशन में फर्क ही है। वेपराइजेशन में हम लिक्विड को बेस ऑफ द लिक्विड से हीट देके उनको राइज करा के और स्केप कराते हैं, और एट अ फिक्स टेम्परेचर ये हरकत होती है। ठीक। जबकि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो हमेशा कहाँ से होती है? याद है इवेपोरेशन जो है उसमें हम एक तो हीट नहीं देते, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स, सरफेस वाले पार्टिकल्स ही इवेपोरेट करेंगे। तो वेपराइजेशन या बॉइलिंग में बेस से बबल्स उठ के इवेपोरेशन, सॉरी, बॉइल अवे करेंगे, और इवेपोरेशन में ये सरफेस वाले सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करते हैं। तो दिस इज इवेपोरेशन। सरफेस से जो होती है वो इवेपोरेशन, और जो बेस से बबल्स उठ के बॉइलिंग होगी उसको बॉइलिंग कहेंगे। तो यहाँ ये जुमला कह रहा है लिक्विड इज हीटेड सो दैट द बबल्स ऑफ इट्स वेपर्स राइज
and the molecules escape the liquid to the atmosphere. तो ये तो typically किस प्रोसेस की बात कर रहा है? ये बॉइलिंग की बात कर रहा है। तो आपको याद है बॉइलिंग या वेपराइजेशन, हमने इनकी डेफिनेशन में यही लिखा था कि बॉइलिंग या वेपराइजेशन में क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस फ्रॉम द बेस ऑफ द लिक्विड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जबकि इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी? इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखी थी कि इट इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड is converted into gas from the surface of the liquid at the surrounding temperature. तो ये सरफेस से तो नहीं हो रहा, ये तो कह रहा है लिक्विड इज हीटेड सो दैट द बबल्स ऑफ इट्स वेपर राइज टू द सरफेस। ये क्लियर सिंबल है कि ये बॉइलिंग या वेपराइजेशन के प्रोसेस की बात हो रही है। तो इफ आई चेक बैक द आंसर, तो ये जरा देख लेते हैं कि वाकई में देखिए बॉइलिंग का जवाब है। ठीक है, अब जरा आगे देखो। अब वो कहता है, जरा इस वर्डिंग को देखते हैं। सी इट सेज एट अ लोअर टेम्परेचर देन इन ए पार्ट वन, यानी इस ए पार्ट वन में जो टेम्परेचर आप दे रहे थे उससे लोअर टेम्परेचर पे कहता है मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ टू द एटमोस्फेयर। अब लोअर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस, तो ये प्रोसेस कौन सा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो अभी जो मैंने आपको ये फर्क समझाया, ये वही फर्क है। देखो यार, एक एक चीज इफ यू कंपेयर, कोई ऐसा नुक्ता नहीं जो डायरेक्टली नोट, फैक्ट्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज नोट्स के अंदर आपको ना मिले। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए ये नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे, बोर्ड पे हमने चीज़ों को समझा, क्लियर किया, वीडियो लेक्चर्स अभी भी लगे हुए हैं। इफ़ यू फील कुछ भूल रहा है फ्रॉम दोज टॉपिक्स, तो जो जो वीडियो मटेरियल हमने अपलोड किया हुआ है, लगाया हुआ है, उससे फुल फ़ायदा उठाएं। आज रिविजन का दिन भी है और इसको रिवाइज भी करना चाहिए। तो अब ये आगे जिस तरह करके, तो दूसरा लफ्ज, तो लोअर टेम्परेचर पे फ्रॉम द सरफेस, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब पेपर्स ये पुराने सालों के हैं, लेकिन हम रूल्स राउंडिंग के नए ही लगाएंगे, जो आपको अब सबको क्लियर है कि क्या लगाना है। कंफ्यूज मत होना इन एक दो पर्चों से, क्योंकि थोड़ा आउटडेटेड तो नहीं, लेकिन चलो थोड़ा सा राउंडिंग रूल आपसे बड़ा स्पेसिफाइड और क्लियर है। तो अब वो कहता है कि मसला ना, इन पेपरों में भी रूल्स राउंडिंग का कोई इतना सख्ती वाला काम नहीं, लेकिन अब आपको क्लियर रूल पता है तो अब आप वो फॉलो करें। देखो, अब वो कहता है फिगर 5.1 शोज एन apparatus used to determine the power output of a heater। अब देखो ये आपके पास ना, ये जो उसने अंदर एक बॉक्स है यूं, जिसको मैंने रेड शेड किया हुआ है, ये है वो इलेक्ट्रिक हीटर। देखो ये जो एक इधर से यूं लगाया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, और उसके साथ ये कोई अलग बॉडी कंपोनेंट है, और ये उसके साथ तार है जो इलेक्ट्रिक हीटर है। तो ये जाके जाहिर है किस में लगेगी? ये सॉकेट में लगी होगी कि नहीं? सॉकेट में ही आप हीटर लगा रहे हो ना, ऐसे करके सॉकेट में आपने हीटर कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और इस हीटर को हीट अप करती जाएगी, और ये हीटर फिर आपको कमरा या जहां भी इसको रखा हुआ है वो गर्म करके देगा। ठीक है, साथ हमने एक थर्मोमीटर रखा हुआ है सिर्फ टेम्परेचर नापने के लिए। अब देखो वो कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट में 5.1 शोज द apparatus used to determine the power output of a heater। तो हम यूं करते हैं, कहता है कि द मेटल ब्लॉक हैज अ मास ऑफ 2.7 kg। देखो ये जो मेटल ब्लॉक है, अब गौर से समझना कि इस मेटल ब्लॉक का मास जो है दैट इज 2.7 kg। अब दो दो सिग्निफिकेंट की कहानी फिलहाल चल रही है। तो द मेटल ब्लॉक हैज अ स्पेसिफिक, अब देखो मैंने क्या बताया था पिछले ईयरली में और इसमें, हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हो तो मास पता होता है 900 जूल्स। तो अब इसी ब्लॉक का सी स्मॉल, ये 900 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और अब वो कहता है कि इन 2 minutes 30 seconds, तो टाइम कितना दिया गया हमें? 2 minutes and 30 seconds। अब ये मैं डेटा इधर पिक्चर के साथ ही लिख रहा हूँ। 2 minutes 30 seconds, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेस फ्रॉम 21 to 39। तो इसी ब्लॉक का टेम्परेचर देखो, ये ब्लॉक इसको कह रहा है, वो ये जो ग्रेश सा पूरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का देखिए, आपको अगर θ1 दिया हुआ है 21 डिग्री सेल्सियस और θ2 दिया हुआ है, तो θ1 ये होता है, θ2 ये 39 है।
तो मुझे ये बताइए कि डेल्टा थीटा कितना होगा। तो आप उसके लिए θ2 माइनस θ1 करेंगे, तो 39 माइनस 21। तो डेल्टा थीटा हमारे पास, यानी जो चेंज या राइज आया इस ब्लॉक के टेम्परेचर में, वो आ रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका डेल्टा थीटा है जो फॉर्मूला में डालना है। ये इसका मास है। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये इस तरह से डेटा यूं दिया हुआ है। और इतनी देर के लिए हीटर ऑन है। जरा आप देखना हो क्या रहा है। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर। देखिए, आप मुझे एक बात ये बताएं, अब इन सवालों में आपने ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखो, ये हीटर आपने इधर से इलेक्ट्रिक सॉकेट पे यूं कनेक्ट किया हुआ है, राइट। जब आपने इसको सॉकेट पे कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी आकर इस हीटर को हीट अप करेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सॉकेट इसमें कन्वर्ट हो रही है हीटर की हीट एनर्जी में। और वो जो हीटर की हीट एनर्जी है, फिर वो ट्रांसफर हो रही है, देखिए वो ट्रांसफर हो रही है टू दिस मेटल ब्लॉक। ठीक है, वो इस मेटल ब्लॉक को ट्रांसफर हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि एक 2.7 केजी का ब्लॉक, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस है, उसमें 18 डिग्री का राइज ला रहा है ये हीटर। तो बता सकते हो कि इस ब्लॉक ने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी अपना टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। तो आप यही सोचोगे ना कि देखो इस ब्लॉक को, देखो ये बात समझो जरा, इस ब्लॉक को के अंदर कितना टेम्परेचर राइज आ रहा है। मुझे बताएं इस ब्लॉक के अंदर कितना टेम्परेचर राइज आ रहा है। 21 से 39, यानी 18 डिग्री सेल्सियस का राइज आ रहा है इन द ब्लॉक। तो द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेस बाय। मुझे बताएं ये ब्लॉक का टेम्परेचर बैठे बैठाए बढ़ गया, या इस हीटर ने ही, देखिए इस हीटर ने ही इसको क्या प्रोवाइड की, इस हीटर ने ही इसको हीट प्रोवाइड की। तो ये ब्लॉक जो है ये क्या होना शुरू हो गया, हीट अप होना ये स्टार्ट हो गया ऐसे करके। तो जब ये ब्लॉक हीट अप होना शुरू हुआ, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो, अब हम पहले ढूंढेंगे कि इस 2.7 केजी के ब्लॉक को, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, उसमें 18 डिग्री सेल्सियस का राइज लाने के लिए हीटर ने कितनी एनर्जी थ्रो की है। तो आप ये सोचो कि जरा इधर देखें, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द हीटर टू रेज, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक बाय 18 डिग्री सेल्सियस। तो आप सबसे पहले स्टेप वन में तो ये ढूंढ लो कि क्या एनर्जी प्रोवाइडेड है हीटर से, यानी हीटर ने कितनी एनर्जी दी कि जिसने 2.7 केजी के ब्लॉक को 18 डिग्री का राइज दिलवा दिया। तो उसके लिए इस सवाल के स्टेप वन में आपको सबसे पहले एम सी डेल्टा थीटा लगा करके ये ढूंढना था। मास ऑफ द ब्लॉक 2.7 केजी है। मेक श्योर ऐसा यूनिट्स हैं, ये केजीज हैं, ये जूल्स पर केजी हैं, ये डिग्री सेल्सियस ही हैं। तो 2.7 इंटू स्पेसिफिक हीट 900, ठीक है, इनटू डेल्टा थीटा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो जरा चेक कीजिए कि अब ये कितना बनता है, 2.7 इंटू 900 इंटू 18, ये बनेगा, अब जरा देखो इसमें आ रहा है 43740। तो चलो हम अगर इसको फिलहाल एग्जैक्ट भी लिखें तो 43, अब देखो ये, अब मार्क्स स्कीम में आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा पुराने रूल्स में ये क्लैरिटी या इस तरह होना जरा गड़बड़ होती थी। तो चले हम इसको यूं ही लिख लेते हैं, 43740 जूल्स, हम इसी को लिख लेते हैं। एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट ही लिखेंगे, अब न्यू रूल्स में ये कर लें। ठीक है, 43740 जूल्स। तो सोचो कि बच्चों इस हीटर ने देखो इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ब्लॉक को इसने इतने जूल्स एनर्जी दी। इसीलिए इस 2.7 केजी ब्लॉक का, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी थी, उसमें 18 डिग्री का राइज आया।
तो इतने जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने से उसमें 18 डिग्री का ब्लॉक में राइज आया। बट मुझे ये बताओ, ये एनर्जी प्रोवाइड किसने की? ये एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द हीटर है ना। तो इसका मतलब है कि हीटर के लिए, अब जरा स्टेप 2 पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हीटर ने एनर्जी प्रोवाइड की 43740 जूल्स। और हीटर कितनी देर लगा रहा? इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। कहता है टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक बढ़ गया था, तो इसका मतलब है हीटर भी इतनी देर के लिए लगा रहा है ना। तो हीटर 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के लिए अगर लगा रहा, तो जरा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स को फुली सेकेंड्स में। देखिए, अब इसको आपको पता है, ये 30 सेकेंड्स तो अपनी जगह है। 2 मिनट्स क्या होते हैं? 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स होते हैं ना। तो देखो, 2 मिनट्स अगर 120 सेकेंड्स हैं और इसके साथ ये +30, तो ये कितना बन गया? ये 150 सेकेंड्स नहीं बन गया? क्या ख्याल? तो आपने SI यूनिट्स यूज करने हैं, तो ये गड़बड़ी ना कर देना। तो ये एनर्जी दे रहा है हीटर, और इतनी देर के लिए दे रहा है। तो फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। हमने इसकी पावर ऑफ द हीटर ही ढूंढनी थी ना। तो पावर तलाश करना है, एनर्जी है 43740 जूल्स। ये इतनी एनर्जी है, और टाइम कितना है? टाइम हमारे पास 150 सेकेंड्स आ रहे हैं। तो आप इस 43740 को डिवाइड बाय 150 करें, तो ये आपके पास 291.6 इसका जवाब यूं आएगा। तो आप यूं कर सकते हो कि इसको यहां से लिख लो 290। एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था कि अब ये वैल्यूज सारी गौर से देखिए। ये वैल्यूज तो लीस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लीस्ट वैल्यू टू सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम इसको 293 सिग्निफिकेंट लिखेंगे। 291 वॉट्स, 3 सिग्निफिकेंट लिखा, 291.6 है ना। तो अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइनल आंसर को राउंड करेंगे, तो ये 290 वॉट्स हो जाएगा। तो पावर इसकी आ रही है हमारे पास 290 वॉट्स। तो इसका मतलब है इस हीटर की जो पावर थी वो 290 वॉट्स थी। क्योंकि देखें, हीटर इतनी एनर्जी उस ब्लॉक को प्रोवाइड करके उसका टेम्परेचर 18 डिग्री बढ़ा रहा था। तो हीटर ने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, वो हमने ढूंढी ब्लॉक के जरिए। क्योंकि ब्लॉक का मास भी पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता है, और टेम्परेचराइज भी पता है। तो इतने जूल्स ब्लॉक को चाहिए था ना 18 डिग्री अपना टेम्परेचराइज कराने के लिए। तो वो एनर्जी तो दी तो इस हीटर ने ही है। तो एनर्जी हीटर ने इतनी दी, और इतनी देर हीटर चलता रहा। तो फिर पावर कितनी उसने की, एनर्जी अपॉन टाइम करके, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा 290 सेकेंड्स ये आ जाएगा। तो वही रूल्स फॉलो करते हैं। तो अब जरा देखिए, इसने अब E = MC∆θ 2.7 × 900, देखो वही पुट किया, तो इधर उसने राउंड कर दिया। हालांकि हमने पूरा टाइम अब ये किया। दोबारा अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आई होप यू आर क्लियर नाउ। तो मेरा तो ये इसका जवाब देखो एग्जैक्ट था, तो मैंने एग्जैक्ट लिख दिया। और आगे देखो, आगे भी उसने वही यूज किया हुआ है, 43740 डिवाइड बाय 150। तो पुराने ईयर्स में ना इतना इसका कोई फिक्स दीन ईमान नहीं था, और वो बड़ा रिलैक्स भी रखता था कि चलो ठीक है। अब आपको क्लियर कट पता है कि रूल क्या है। ठीक है, आई एम जस्ट अ लिटिल वरिड के ये रूल मुझे, क्योंकि अब मैंने हर पेपर में हर न्यूमेरिकल में इतनी दफा समझा दिया है कि अब तो ये क्लियर कट हो जाना चाहिए। तो फाइनल आंसर देखो, चलो फिर भी हमारा उसी तरह का आ रहा है जैसे रूल्स रेगुलेशंस थे। तो ये इस तरह से आपने यूं करना था। ठीक है, अब जरा आओ बच्चों, कहता है कि देखिए, कहता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन अ प्रिकॉशन। तो एक तो स्टेट करो अ प्रिकॉशन that can be taken to improve the accuracy of the experiment। मुझे एक बात बताओ, अगर आप देखिए, ये बात एकदम दिमाग में आनी चाहिए कि देखो, अगर इस ब्लॉक को मैं किसी कॉटन वुल से या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या कर दूं, याद है, इसे किसी कॉटन वुल या इंसुलेटिंग मटेरियल से, या लैगिंग, लैगिंग कपड़ा लपेटने को कहते हैं, अगर इसको कपड़ा लपेट दोगे, तो ये ब्लॉक जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, तो साथ साथ हीट लॉस भी तो हो सकती है। ये हीटर जो इतनी मेहनत कर रहा है इस ब्लॉक का टेम्परेचर 18 डिग्री राइज कराने में, तो जब ये इस ब्लॉक को हीट अप करता जाएगा, तो रियलिटी में यार ये साथ साथ ब्लॉक हीट भी तो लूज करेगा।
तो असूलन जितना टाइम ये हीटर चल रहा है, रियलिटी में इस टाइम से थोड़ा सा ज्यादा चलेगा टू क्रिएट दैट 18 डिग्री का राइस। क्योंकि जो ये टेम्परेचर, ये हीट जो दे रहा है इन ब्लॉक को, ये ब्लॉक हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल टू पार्टिकल उसको साथ साथ लूज भी तो कर रहा है। तो अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट में सारी हीट इस ब्लॉक के अंदर ही रखनी है, तो बेस्ट है कि आप इसके गिर्द एक लैगिंग, याद हमने एक वर्ड पढ़ा था, फोमिंग, लैगिंग, लैगिंग कपड़े को कहते हैं, या कॉटन वुल, जैसे वो केमिस्ट्री एटीपी में बात हो रही थी, आप वो इसके गिर्द लपेट दो, या इंसुलेटर लपेट दो। ठीक है, नेम्ड इंसुलेटर कोई भी लगा दो कि जी रैप क्लॉथ या कॉटन वुल अराउंड द, प्रिकॉशन ये जिससे इंप्रूव हो सकती है एक्यूरेसी, रैप क्लॉथ या कॉटन वुल अराउंड द ब्लॉक। तो उससे क्या होगा कि वो ब्लॉक हीट लूज नहीं करेगा, और वो टेम्परेचर उसका जो राइज, सारी हीट हीटर से ब्लॉक को मिलती जाएगी, और ब्लॉक उस सारी हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ना कि हीट लूज करेगा। ठीक है, तो एक क्लॉथ या वो आप बता दो उसमें। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, अब आपने एक्सप्लेन भी करना है उस प्रिकॉशन को कि जो रिजल्ट्स इंप्रूव करेगी। तो आप बोलो जी कि रैप अ क्लॉथ या कॉटन वुल अराउंड द ब्लॉक। तो एक्सप्लेनेशन ये होगी कि हीट लॉसेस क्या होगा, हीट लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड। कॉटन वुल से क्या होगा, हीट लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड, तो वो सारी की सारी हीट अंदर ही इसमें रहेगी, तो हीट लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड। ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन हम ऐसे करके यूं इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे आप इसको देखो, इसने क्या लिखा हुआ है, ये कहता है लैगिंग कपड़े को ही कहते हैं, इंसुलेशन वही है, नेम्ड इंसुलेटर, तो हमने नेम्ड इंसुलेटर वाला ऑप्शन लगा दिया, रैप क्लॉथ या कॉटन वुल, इंसुलेटर का नाम दे दिया ना। अराउंड द ब्लॉक, तो रिडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी या हीट लॉसेस, तो हीट लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड या रिडक्शन, ये एक ही बात होती है, ये कोई फ्रेज डिफरेंट बिल्कुल नहीं है।